नमस्कार। आज हम एक ऐसे देश की बात कर रहे हैं जो साइज में तो छोटा है, पर दुनिया में उसका नाम काफी बड़ा है। हम बात कर रहे हैं कतर की। हमारे पास एक ओवरव्यू है, कतर एक समृद्ध राष्ट्र का परिचय। तो आज कोशिश रहेगी कि इसी जानकारी के आधार पर समझें कि भाई कतर के वो कौन से पहलू हैं, भूगोल, इतिहास, अर्थव्यवस्था, कल्चर, दुनिया में उसकी जगह, जिन्होंने इसे इतना अहम बना दिया है। हाँ, मतलब ये सवाल तो आता ही है मन में कि फारस की खाड़ी का ये नन्हा सा देश आखिर इतना इतना प्रभावशाली कैसे हो गया। ठीक है, चलिए फिर इस पर गहराई से बात करते हैं। देखते हैं ये स्रोत क्या कहता है। तो सबसे पहले इसकी लोकेशन को थोड़ा समझ लें। स्रोत बताता है कतर पश्चिम एशिया में है, एक प्रायद्वीप। हाँ, मतलब एक तरफ जमीन सऊदी अरब से जुड़ी है और बाकी 3 तरफ से फारस की खाड़ी है। और साइज साइज में तो बहुत छोटा है ना। स्रोत कह रहा है करीब 11,500 वर्ग किलोमीटर। बिल्कुल। ये सुन के अंदाजा लगाना मुश्किल है कि इतने छोटे से इलाके पर इतनी बड़ी कहानी कैसे बनी। और इसका इतिहास, स्रोत कहता है कि ये लंबे समय तक ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट था। जी, मतलब उनकी विदेश नीति, डिफेंस, वो सब ब्रिटेन देखता था। फिर 3 सितंबर 1971 को मिली पूरी आजादी। हाँ, ये तारीख अहम है, लेकिन असली कहानी तो शायद इसके बाद शुरू हुई, क्यों? बिल्कुल। स्वतंत्रता के बाद जो हुआ उसी ने आज के खतर को बनाया है। स्रोत इसी पर जोर देता है। आजादी के कुछ ही टाइम बाद तेल मिला और फिर प्राकृतिक गैस के बहुत बड़े भंडार मिले, और इसी खोज ने देश की पूरी तस्वीर ही बदल दी। ये सिर्फ खोज नहीं थी। कतर के लिए तो जैसे कोई वरदान था। इसने इसे दुनिया के सबसे अमीर देशों में ला खड़ा किया। हाँ, ये वो आहा मोमेंट है जिसकी तरफ स्रोत इशारा कर रहा है। कैसे जमीन के नीचे की दौलत में पूरे देश की किस्मत पलट दी। लेकिन सिर्फ पैसा होना तो काफी नहीं है, उसको सही सिस्टम भी चाहिए चलाने के लिए। यहाँ सरकार कैसी है, स्रोत क्या बताता है? स्रोत के मुताबिक कतर एक संविधानिक राजतंत्र है। मतलब राजा वाला सिस्टम है, लेकिन संविधान के साथ। यहाँ शासक को अमीर कहते हैं। अच्छा। जी, और अभी अमीर हैं शेख तमीम बिन हमद अल थानी। वो 2013 में अपने पिता के बाद गद्दी पर बैठे। सिस्टम वंशानुगत है, मतलब अल थानी परिवारी लंबे समय से शासन कर रहा है। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब हुआ कि भाई एक संविधान तो है, पर आखिरी फैसले लेने का अधिकार अमीर के पास ही है। ओके। और इसी सिस्टम के तहत कतर ने अपनी इकोनॉमी को शेप दिया है। आपने कहा कि ये दुनिया के सबसे अमीर देशों में से है। इसकी बुनियाद क्या है, स्रोत क्या कहता है? हाँ, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इतनी दौलत आई कहाँ से। स्रोत साफ बताता है कि कतर की अर्थव्यवस्था का आधार है हाइड्रोकार्बन, मतलब प्राकृतिक गैस और तेल। खासकर नेचुरल गैस के मामले में तो कतर बहुत बड़ा खिलाड़ी है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गैस भंडार यही है, ऐसा स्रोत कहता है। तीसरा सबसे बड़ा? जी, और इसी गैस को बेचकर कतर को भारी पैसा मिलता है। इसी वजह से यहाँ पर कैपिटा इनकम दुनिया में सबसे ज्यादा में से एक है। तो गैस और तेल ही इसकी इकोनॉमी की रीढ़ है। जी, लेकिन क्या स्रोत सिर्फ इसी पर निर्भरता की बात करता है या कुछ और भी प्लान है? आजकल तो कई खाड़ी देश अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, आपने सही पॉइंट उठाया। स्रोत इस पर भी ध्यान दिलाता है। देखिए, गैस और तेल तो अभी भी मेन है, लेकिन कतर ने पिछले कुछ सालों में अपनी इकोनॉमी को विविध बनाने के लिए काफी कदम उठाए हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, टूरिज्म को डेवलप करना, लॉजिस्टिक्स हब बनने की कोशिश। कतर एयरवेज भी तो है। बिल्कुल। कतर एयरवेज, जो आज दुनिया की टॉप एयरलाइंस में गिनी जाती है, वो इसी स्ट्रैटेजी का एक बड़ा उदाहरण है। और कंस्ट्रक्शन में भी बहुत पैसा लगाया गया है, खासकर पिछले दशक में। ये सब दिखाता है कि कतर फ्यूचर में सिर्फ तेल और गैस पर डिपेंड नहीं रहना चाहता। ये तो वाकई दूर की सोच लगती है। अच्छा, अब जरा यहाँ के समाज और लोगों को देखें। पॉपुलेशन कितनी है, स्रोत क्या बताता है? पॉपुलेशन का आंकड़ा करीब 30 लाख है। सुनने में शायद बहुत ज्यादा न लगे, लेकिन स्रोत एक बहुत ही अहम बात बताता है। कतर की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, शायद मेजॉरिटी, विदेशी नागरिक है जो वहां काम करने आए हैं। अच्छा, ये तो काफी चौंकाने वाली बात है कि लोकल लोगों से ज्यादा बाहर के लोग हैं। कौन कौन से देशों से हैं ये लोग, स्रोत कुछ बताता है? हाँ, स्रोत के अनुसार यहाँ साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया से बहुत लोग काम करते हैं, खासकर भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, फिलीपींस।
इन देशों से आए लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। इनके अलावा मिस्र और दूसरे अरब देशों से भी लोग हैं। तो इसका मतलब है कि कतर का समाज एक तरह से मल्टीकल्चरल मिक्स बन गया है, हालांकि बेस तो अरब कल्चर ही है। ये जो प्रवासी आबादी है, ये किस तरह के कामों में लगी है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो स्रोत ये साफ करता है कि ये विदेशी कामगार कतर के तेज डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी रहे। कंस्ट्रक्शन सेक्टर, सर्विस सेक्टर, हेल्थ केयर, घरों में काम करने वाले, मतलब लगभग हर सेक्टर में इनका बड़ा रोल है। खासकर पिछले कुछ सालों में जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चले हैं, जैसे स्टेडियम बने, सड़कें, मेट्रो नेटवर्क, ये सब इन्हीं कामगारों की मेहनत का नतीजा है। ये एक तरह से कतर के विकास इंजन का फ्यूल है। ये निर्भरता तो यकीनन समाज और अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डालती होगी। अब जरा कल्चर और लाइफस्टाइल की बात करें। स्रोत यहाँ के कल्चर के बारे में क्या खास बताता है? स्रोत के हिसाब से कतर का कल्चर गहरी इस्लामी और अरब परंपराओं से जुड़ा है। इस्लाम देश का धर्म है और रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका असर साफ दिखता है। अरबी ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन इंग्लिश भी खूब चलती है, खासकर बिजनेस में और प्रवासियों के बीच। ट्रेडिशनल रीति रिवाज, फैमिली वैल्यूज, मेहमान नवाजी, ये सब अरब कल्चर के अहम हिस्से हैं और कतर में भी आपको देखने को मिलेंगे। और पहनावे, खान पान के बारे में स्रोत में कुछ जिक्र है? हाँ, स्रोत बताता है कि ट्रेडिशनल कपड़े अभी भी आम हैं। पुरुष अक्सर सफेद थोब और सिर पर गुतरा पहनते हैं और महिलाएं पारंपरिक रूप से अबाया, वो लंबा काला लिबास, और हिजाब, मतलब सिर ढकने का स्कार्फ पहनती हैं। लेकिन मॉडर्न कपड़े भी दिखते होंगे? हाँ बिल्कुल, मॉडर्निटी का असर है तो वेस्टर्न कपड़े भी दिखते हैं, खासकर यंग जनरेशन में और शहरों में। खान पान में पारंपरिक अरबी डिशेस जैसे मकबूस, हरीस, थरीद काफी पॉपुलर हैं। लेकिन क्योंकि इतनी बड़ी प्रवासी आबादी है तो यहाँ इंटरनेशनल खाना भी खूब मिलता है। तो एक तरफ पारंपरिक जड़ें, दूसरी तरफ मॉडर्निटी और बाहरी असर, ये बैलेंस बड़ा दिलचस्प है। एजुकेशन और हेल्थ जैसे सोशल सेक्टर के बारे में स्रोत क्या कहता है? क्या इनमें भी पैसा लगाया जा रहा है? स्रोत इस बात पर जोर देता है कि कतर ने अपनी तेल गैस की दौलत का इस्तेमाल एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज को बेहतर बनाने में भी किया है। सरकार इन सेक्टर्स में लगातार सुधार कर रही है। इसका एक बड़ा उदाहरण है एजुकेशन सिटी, जिसका जिक्र स्रोत में खास तौर पर है। ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। एजुकेशन सिटी, हाँ, नाम सुना है। क्या है ये खास? स्रोत क्या बताता है? स्रोत के अनुसार एजुकेशन सिटी कतर फाउंडेशन की एक पहल है। यहाँ दुनिया की कई बड़ी जानी मानी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के कैंपस खोले गए हैं, जैसे जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी, नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी, ये सब नाम है। अच्छा जी, ये कतर की नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनाने की इच्छा का प्रतीक है। यहाँ सिर्फ हायर एजुकेशन ही नहीं, बल्कि रिसर्च और इनोवेशन पर भी फोकस है। ये दिखाता है कि कतर सिर्फ बिल्डिंगों और सड़कों पर ही नहीं, बल्कि अपने लोगों पर, ह्यूमन कैपिटल पर भी इन्वेस्ट कर रहा है। ये वाकई प्रभावशाली है। चलिए अब कुछ उन जगहों की बात करें जो कतर की पहचान बन गई हैं। स्रोत में किन खास लैंडमार्क्स का जिक्र है? स्रोत कई इंटरेस्टिंग जगहों के बारे में बताता है, जैसे म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट। ये सिर्फ एक म्यूजियम नहीं है, इसकी बिल्डिंग ही कमाल की है। दोहा के किनारे बनी हुई और अंदर इस्लामी दुनिया की आर्ट का जबरदस्त कलेक्शन है। और फिर जिक्र आता है सूक वाकिफ का। ये एक पारंपरिक अरबी बाजार है। यहाँ जाकर लगता है जैसे पुराने जमाने में आ गए हों। मसाले, इत्र, कपड़े, हाथ की बनी चीजें, यहाँ तक कि पालतू जानवर वगैरह भी मिलते हैं। ये कतर के कल्चर का एक जीता जागता सेंटर है। ये तो ही ट्रेडिशनल बात। मॉडर्न कतर की झलक कहाँ दिखती है? घर, होटल, दुकानें, रेस्टोरेंट्स हैं। ये कतर के मॉडर्न एम्बिशन और लग्जरी का सिंबल है। और हाँ, स्पोर्ट्स लवर्स के लिए खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम का जिक्र है। ये देश के सबसे पुराने और माने हुए स्टेडियम में से एक है, जिसे फीफा वर्ल्ड कप के लिए रेनोवेट किया गया। ये सब जगह कतर की कहानी के अलग अलग चैप्टर जैसी हैं। परंपरा, मॉडर्निटी, आर्ट, कल्चर, खेल। और खेलों की बात आई है तो फीफा विश्व कप 2022 का जिक्र तो बनता ही है। यहाँ बात सचमुच दिलचस्प हो जाती है। स्रोत इसे कैसे देखता है? स्रोत फीफा वर्ल्ड कप 2022 को कतर की हाल की हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट मानता है। ये पहली बार था जब किसी अरब देश ने इतने बड़े ग्लोबल इवेंट को होस्ट किया। ये सिर्फ कतर के लिए नहीं, पूरे मिडिल ईस्ट के लिए गर्व की बात थी। और तैयारी तो जबरदस्त हुई होगी। बिल्कुल। स्रोत बताता है कि वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए कतर ने जबरदस्त लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। नए स्टेडियम बनाए, बिल्कुल अत्याधुनिक, नया मेट्रो नेटवर्क फैलाया,
एयरपोर्ट को मॉडर्न बनाया, हजारों होटल रूम्स तैयार किए। ये सिर्फ एक स्पोर्ट्स इवेंट नहीं था, ये कतर के लिए अपनी काबिलियत दिखाने और ग्लोबल टूरिज्म मैप पर अपनी जगह पक्की करने का एक जरिया भी था। हाँ, स्रोत में शायद उन विवादों का जिक्र ना हो जो तैयारी के दौरान प्रवासी मजदूरों के हालात को लेकर उठे थे, लेकिन ये इवेंट कतर की ग्लोबल प्रोफाइल बढ़ाने में कामयाब जरूर रहा। ग्लोबल स्टेज पर कतर का रोल बड़ा है, ये तो साफ है। अब जरा इंडिया और कतर के रिश्तों पर आते हैं। स्रोत इस बारे में क्या कहता है? स्रोत भारत और कतर के बीच मजबूत और कई लेवल पर रिश्तों का जिक्र करता है। ये रिश्ते सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है, बल्कि कल्चरल और लोगों के बीच भी गहरे हैं। जैसा हमने पहले बात की, कतर में बहुत बड़ी भारतीय प्रवासी आबादी रहती है। स्रोत के हिसाब से ये वहाँ सबसे बड़े प्रवासी ग्रुप्स में से एक है। ये लोग कतर के डेवलपमेंट में तो योगदान दे ही रहे हैं, साथ ही इंडिया में अपने परिवारों को काफी पैसा भेजते हैं, जिसे रेमिटेंस कहते हैं। तो ये भारतीय प्रवासियों का रोल दोनों देशों के लिए अहम है। निश्चित रूप से। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि कतर भारतीय कामगारों के लिए रोजगार का एक बड़ा सोर्स है और इंडिया के लिए फॉरेन एक्सचेंज कमाने का जरिया। इसके अलावा भारत कतर से बड़ी मात्रा में LNG मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस इंपोर्ट करता है। ये भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। तो एनर्जी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, लोगों का आना जाना, इन सभी मामलों में दोनों देशों के हित गहरे जुड़े हुए हैं। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? अगर हम इस पूरी चर्चा और स्रोत से मिली जानकारी को समेटें, तो क्या खास बातें निकल कर आती हैं? खासकर गैस के विशाल भंडार ने एक छोटे से देश को ग्लोबल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्लेयर बना दिया। ये एक ऐसी जगह है जहां सदियों पुरानी अरब और इस्लामी परंपराएं मॉडर्न डेवलपमेंट और ग्लोबल असर के साथ मिल रही हैं। हालांकि ये बैलेंस हमेशा आसान नहीं होता होगा। और प्रवासी आबादी वाली बात, हाँ, वो एक और बहुत जरूरी पहलू है। कतर का विकास, इसके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, ये काफी हद तक विदेशी कामगारों पर निर्भर हैं। ये निर्भरता इसकी इकोनॉमी और समाज का एक डिफाइनिंग फीचर है। और आखिर में फीफा वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट्स को सफलतापूर्वक होस्ट करके कतर ने दुनिया में अपनी पहचान और असर को यकीनन बढ़ाया है, भले इसके साथ कुछ पेचीदा सवाल भी जुड़े हों। तो संक्षेप में कहें तो एक छोटा देश, बेहिसाब दौलत, परंपरा और आधुनिकता का मिक्स, विदेशी कामगारों पर भारी निर्भरता और बढ़ता हुआ ग्लोबल कद। सोचने वाली बात ये उभरती है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि नेचुरल रिसोर्सेज से मिली इतनी दौलत और ग्लोबल एम्बिशंस को संभालते हुए और साथ ही अपने समाज में विदेशी श्रम पर इतनी गहरी निर्भरता रखते हुए कतर का भविष्य किस तरफ जाएगा? क्या ये अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने और नॉलेज बेस्ड बनाने की कोशिशों में कामयाब हो पाएगा? और इस प्रोसेस में जो सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां आएंगी, उनका सामना कैसे करेगा? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब तो खैर भविष्य में मिलेंगे, लेकिन स्रोत हमें इन पर सोचने के लिए एक ठोस जमीन जरूर देता है। वाकई ये सोचने वाली बात है और कतर की कहानी पर नजर बनाए रखने का एक कारण भी। इसी के साथ कतर पर हमारी आज की एक गहन पड़ताल यहीं समाप्त होती है।